तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक एसी करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर, उसे बोलेंगे एसी जनरेटर, और दूसरा होता है डीसी जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने वाला। सो जनरेटर क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी क्या? तो हमने पढ़ा मोटर यानी क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ रिवर्स होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो जो डिवाइस उसके लिए यूज होगा, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट डिवाइस, दैट मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। आगे ध्यान में, so and electric device which converts mechanical energy into electrical energy is generator। ठीक है, अब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा ये? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। कैसे? तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या होता है, जब भी किसी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल देके कर एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो जब भी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो क्या होगा, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जनरेटर काम करता है, हमें करंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। तो कॉइल को रोटेट करेंगे हम। कॉइल जैसा हमने कल देखा, मैग्नेट फिक्स है और कॉइल को या कंडक्टर को मोशन में ला रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मोशन में लाएंगे तो कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ वही करना है, हमें कॉइल को क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल रोटेट होगी तो उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, और फिर वो कॉइल हम सर्किट में अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ आ जाएगा, हमारे सर्किट में आ जाएगा, वायर में आ जाएगा। ठीक है, सो व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ठीक है, जो कॉइल होती है जनरेटर की, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन दिस कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग कंटिन्यू रोटेशन में, तो कंटिन्यू रोटेशन में रहने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी इस कॉइल के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होने की वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इंड्यूस करंट देन फ्लोज इनटू द सर्किट कनेक्टेड टू द कॉइल, और यही जो करंट है फिर वो सर्किट में फ्लो होता है, इसको जो कनेक्ट किया है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है, इस प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर दो टाइप के, जैसे अभी बताया, तो एक एसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए एसी जनरेटर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके कंस्ट्रक्शन में, और डीसी करंट के लिए डीसी जनरेटर होता है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले एसी जनरेटर, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और किस तरह से वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एसी जनरेटर से, वो हम पढ़ेंगे। आपको नोट कर लेना डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। और अभी हम देखेंगे एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें यूज हुए हैं, और फिर हम वर्किंग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एसी जनरेटर में। देखो, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में तो सेम आपको फिगर इसके जैसे दिखा, जैसे मोटर के जैसे फिगर, ठीक है, लेकिन यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बाकी सब वही, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा मैग्नेट का, उसके बीच में हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो दो पोल्स के बीच में कॉइल हमारा उसी तरह से रहेगा जैसे मोटर का लिया। सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एसी जनरेटर आर आर्मेचर कॉइल। तो कॉइल जैसे हमने बनाया था सेम वैसी, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मोटर की इसमें जैसे हमने लिखा आर्मेचर कॉइल, उसी तरह से सेम कॉइल रेक्टेंगुलर शेप में आयरन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स में लेंगे कॉपर वायर के और इस तरह से कॉइल बनेंगे। तो एक लूप हम यहाँ दिखा रहे हैं समझने के लिए। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसी तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमको लेना है। अब यहाँ फर्क होता है सिर्फ रिंग का, तो एक्सेल भी उसी तरह से है, सिर्फ रिंग हमने वहां क्या लिया था, एक सिंगल रिंग को दो हाउस में किया मोटर के कंस्ट्रक्शन में। तो एक मान लो एक्सेल है, तो इधर से हाफ रिंग और इधर से हाफ रिंग। ठीक है, दोनों भी एक ही जगह थे लेकिन हाफ ऑफ पोर्शन कवर किया था उन्होंने, बीच में क्या थी उनके थोड़ी सी गैप दोनों रिंग के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो मोटर के कंस्ट्रक्शन में और यहाँ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा फर्क है, दो फर्क है आपको दिखा। तो पहला हो गया रिंग का फर्क। ठीक है, वहां हमने स्प्लिट रिंग यूज किया था, आधे आधे रिंग यूज किया था, वो एक्सेल के ऊपर फिक्स कर दिया। यहाँ में रिंग कैसे लेना है, पूरी रिंग लेना, फुल रिंग, आधी आधी नहीं है।
तो दो अलग अलग रिंग रहेगी। ये एक रिंग रहेगी जिसको हमने R1 नाम दे दिया और दूसरी रिंग रहेगी जिसको हमने R2 नाम दे दिया। ये अलग अलग पोजीशन पे रहेगी, दो अलग रिंग रहेगी। ठीक है, अब मान लो एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर पूरी रिंग हमने कवर कर दिया। अब रिंग को नीचे से मतलब जो जो सरफेस उसका एक्सेल को टच है उसमें हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टिव कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, यानी नीचे का जो लेयर है वो रिंग का वो रेजिस्टिव कोटिंग रहेगा, मतलब उसमें उससे क्या होगा, एक्सेल में करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों भी रिंग का, और जो ऊपर का सरफेस है बाकी वो मेटल की बनी हुई है, ब्रास वगैरह की। ठीक है, जो रिंग होती है वो कंडक्टिंग रहेगी, बाकी से वही। सिर्फ रिंग के स्ट्रक्चर में फर्क है, या दो फुल रिंग हमें कंप्लीट रिंग यूज करना, तो उसे बोलते हैं हम स्लिप रिंग। क्या नाम इसका, स्लिप रिंग। यही एक फर्क। और दूसरा एक फर्क है, जब हम कनेक्शन करेंगे तो वहां हमने क्या दिया था, यहाँ बैटरी का कनेक्शन दिया, क्योंकि हम करंट सप्लाई करने वाले थे। यहाँ करंट सप्लाई नहीं करना, यहाँ करंट आ रहा है या नहीं वो चेक करना। तो करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं चेक कैसे होगा, तो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तो दो डिफरेंस है एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में और मोटर के कंस्ट्रक्शन में। आगे देखेंगे तो रिंग को आपको अलग दिखाना है, R1 R2 अलग रिंग है, फुल रिंग है, यहाँ कोई स्प्लिट रिंग नहीं है, इसको नाम दे दिया स्लीप रिंग। ठीक है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में हर एक को एक्सप्लेन आप उस तरह से कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। फिर स्लीप रिंग के बारे में यहाँ पे आपको दिया है, तो टू एंड्स। अब स्लीप रिंग किस तरह से अटैच होती है, द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू ब्रास स्लीप रिंग्स R1 और R2। तो ब्रास की बनी होती है स्लीप रिंग, तो एक एंड जो हमारा आर्मेचर कॉइल है इसका एक एंड एक रिंग को होगा, तो दूसरा एंड दूसरे रिंग को होगा, अलग अलग रिंग को होंगे। आगे जानने तो ये R1 रिंग है, तो इसको ये वाला पार्ट अटैच है एक एंड आर्मेचर कॉइल का, और दूसरा जो एंड है वो किसको अटैच है, दूसरे रिंग को, R2 रिंग। और ये रिंग क्या होती है, एक्सेल के साथ घूमती है पूरी, क्योंकि एक्सेल के ऊपर फिक्स होती है। फिर ब्रशेस आता है। ठीक है, ब्रशेस, स्लीप रिंग है ब्रशेस, तो ब्रशेस कंपोनेंट वैसी जैसे हमने मोटर केस में लिया। तो ब्रशेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं अपने पोजीशन में, ये नहीं घूमते, ये कनेक्शन फिक्स होता है। और ये सिर्फ एक्सेल घूमेगा तो एक्सेल के साथ में रिंग घूमेगी, और रिंग किसको अटैच है, तो कॉइल को, तो कॉइल भी घूमेगी। ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने दो पोल लिए मैग्नेट के, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। उसके बाद में कॉइल है हमारा आर्मेचर कॉइल जो कि रेक्टेंगुलर शेप में बनाया हुआ है। उसके बाद में हम स्लीप रिंग का यूज करते हैं, दो अलग अलग रिंग है, फुल रिंग है, तो एक रिंग एक एंड को कनेक्ट है आर्मेचर कॉइल के, और दूसरी रिंग दूसरे एंड को कनेक्ट। ठीक है, आर्मेचर कॉइल। और फिर ब्रशेस होते हैं, तो दो कार्बन ब्रशेस फिर से यहाँ अटैच करेंगे, तो एक कार्बन ब्रश रिंग 1 के पास रहेगा फिक्स पोजीशन में, और दूसरा रिंग 2 के पास रहेगा, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी पे रिंग घूमेगी, लेकिन वो ब्रशेस उसको टच में रहेंगे इस तरह से। ये रिंग घूमती रहेगी, आप ब्रश से मार लो तो इस तरह से टच में रहेगा कंटिन्यू। तो रिंग घूमेगा, कॉइल भी घूमेगा, एक्सेल भी घूमेगा, लेकिन कार्बन के ब्रशेस अपने पोजीशन पे रहेंगे, वो टच में रहेंगे रिंग। ठीक है, और यहाँ से जो भी करंट होगा प्रोड्यूस हो, ये गैल्वेनोमीटर हमें शो करेगा। तो ये सर्किट में वर्किंग पड़ेगा, तो किस तरह से वर्क करता है। तो पहले आप क्या करना है, आपको एसी जनरेटर हेडिंग देना है, कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख लेना है यहाँ तक के, उसके नीचे आपको डायग्राम, तो डायग्राम आपके बुक में अच्छा दिया हुआ है, तो वहां से देख के आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब इसका वर्किंग देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चलो अभी देखेंगे हम वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर किस तरह से वर्क करता है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सब कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल रखा हुआ है, कॉइल तो दो, एक एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर दो रिंग है जिसे स्लीप रिंग कहते हैं, और रिंग का एक रिंग कॉइल के एक एंड को अटैच है और दूसरी रिंग दूसरे एंड को अटैच है। अब हम यहाँ क्या करने वाले, कॉइल को रोटेट करने वाले। ठीक है, तो जब कॉइल को हम रोटेट करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो हमने क्या देखा, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो वेन कौन सी इस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। आगे दिन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कॉइल को रोटेट करेंगे, तो कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा, कंटिन्यूस उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होती जाएगी। अब कैसे चेंज होगी, देखो ये कॉइल जब रोटेट होगा तो उसके पहले हम देखो यहाँ कुछ आपको पॉइंट्स लिखा के दिया है, आर्मेचर कॉइल और कॉपर कॉइल ABCD स्टेप। तो कॉइल को नाम दे दिया हमने ABCD। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो ABCD है, कॉइल हो गई। स्टेप बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट
एज शोन इन फिगर। तो फिगर में जिस तरह से आपको शो किया है, तो एज शोन इन फिगर ये एबीसीडी जो कॉइल है, ये लूप जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इस तरह से, ठीक है, बिटवीन टू पोल्स। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग रिंग्स R1 R2। और एक कॉइल का टू एंड्स है, तो एक एंड R1 ये रिंग को दे दिया है और सेकंड एंड जो है वो R2 रिंग को कनेक्ट कर दिया। और क्या है, द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू रिंग R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। और ये ब्रशेस जो है, तो B1 पर ब्रश R1 को कनेक्ट है, B2 ब्रश R2 को कनेक्ट है, रिंग 2 को, और साथ में ये गैल्वानोमीटर को भी कनेक्ट है ब्रशेस, ठीक है। एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट, ये हो गया कॉइल का, और ये बाहर का सर्किट हो गया जो गैल्वानोमीटर। तो एक्सटर्नल सर्किट में गैल्वानोमीटर है, ब्रशेस B1 और B2 से अटैच है, और B1 ब्रश किसके कांटेक्ट में, R1 के कांटेक्ट में, एंड B2 ब्रश किसके कांटेक्ट में, रिंग 2 यानी R2 के कांटेक्ट में, यहां हमने लिखा। सेकंड, अब जब हम रोटेशन चालू करेंगे, व्हेन द एक्सेल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन फ्रॉम आउटसाइड। अब किसी भी तरीके से हो सकता। अब इसको रोटेट करने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती है, तो हमने देखा थर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें स्टीम का यूज करते। स्टीम से क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाते, ठीक है, ब्लेड्स को घुमाएंगे टरबाइन की, वो स्टीम के फोर्स से। वो ब्लेड्स क्या करेगा, एक्सेल, इसको कनेक्ट होता है एक रॉड, एक्सेल को घुमाएगा, और एक्सेल घूमेगा तो ये रिंग के साथ है कॉइल भी घूमेगा। तो घुमाने के लिए कोई भी डिवाइस आप यूज कर सकते हो। तो हम कौन कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहां बहुत स्टीम तैयार की जाती है, ठीक है, मतलब वाटर को हीट करके वहां स्टीम तैयार की जाती है, और स्टीम को फोर्स से वो टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर डाला जाता है। टरबाइन घूमता है, कॉइल घूमता है, कॉइल घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कोल का यूज करके वहां किया जाता है। दूसरा होता है, दूसरा हम कौन सा देखे, और जो वाटर के फ्लो से बनाया जाता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसको। तो वाटर को जैसे डैम वगैरह होता है, वह रिजर्वायर होता है, तो रिजर्वायर से मतलब पानी जो जमा होता है तो उसको फोर्स के साथ छोड़ा जाता है। तो फोर्स के साथ किसके ऊपर, वो ब्लेड्स के ऊपर छोड़ा जाएगा टरबाइन की, तो ब्लेड्स घूमेगी, एक्सेल घूमेगा, उससे बिजली, तो उसको बोलते हैं वाटर का यूज करके, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हम पढ़ने वाले सब आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं। उसी तरह से हम गैस का यूज करके ना, कोई भी तरीका हो, हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है, कॉइल को घुमाना है। तो कॉइल को घुमाने के लिए दूसरा होता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ना पवन चक्की आपने देखे होंगे, तो हवा की इससे वो ब्लेड्स घूमते हैं, वो फैन घूमता है, वो ब्लेड्स अटैच होता है अंदर में एक्सेल से, ये एक्सेल घूमेगा, कॉइल घूमेगी और रोटेट होगा। तो कोई भी एक तरीका हमें करना, किसी भी तरीके से कॉइल को घुमाना, फिर अलग अलग तरीके, चाहे स्टीम का यूज करके हो, चाहे वाटर का यूज करके हो, चाहे विंड का यूज करके हो, चाहे कोई गैस का यूज करके हो। तो हम देखने वाले अलग अलग, वो भी नेक्स्ट चैप्टर मतलब आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, सेकंड साइंस में, ठीक है। सो व्हेन द एक्सेल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ ए मशीन फ्रॉम आउटसाइड, तो कोई भी मशीन से हमको एक्सेल को रोटेट करना है, द कॉइल एबीसीडी स्टार्ट रोटेटिंग। एज कॉइल एबीसीडी रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द ब्रांच AB गोज अप एंड CD गोज डाउन। मान लो ये एक्सेल को हम इस तरह से घुमा रहे, इस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो देखो क्या होगा, ये जो साइड AB है ये इधर जाएगी और CD साइड इधर आ जाएगी, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, यहाँ ये अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ किया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा है, कॉइल एक्सेल से अटैच है थ्रू रिंग्स, और हम एक्सेल को किसी मशीन से बाहर से घुमा रहे हैं, ठीक है। ये घूमने से क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो, अब एक्सेल घूमेगा, रिंग घूमेगी और कॉइल भी घूमेगा, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होना है, so as coil ABCD rotates the clockwise direction, the branch AB goes up and CD goes down। तो ब्रांच AB क्या होगी, ऊपर जाएगी, और CD कैसे जाएगी, नीचे जाएगी। तो अभी फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, इसका मोशन कैसे हो रहा है, ये वाली ब्रांच AB ऊपर आ रही है और CD नीचे आ रही है, तो AB ब्रांच के ऊपर मोशन कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट कौन से डायरेक्शन में होगा। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, electric current is passed in the branches AB and CD in the direction A to B and C to D। तो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, बोलते हैं A to B, यानी इधर से इधर, एंड C to, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो।
आगे ध्यान में, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है। अब हमने देखा यहाँ नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और मोशन की डायरेक्शन ऐसी है ऊपर में, तो ये हो गया मोशन की डायरेक्शन, ये हो गया फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मिडल फिंगर दिखा रहा है ये किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये फोर्स है, मतलब इधर मूव हो रहा है अप साइड में ए बी ब्रांच, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट आएगा। तो इस डायरेक्शन में मतलब ये, ठीक है, इस तरह से। फिर से कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, कौन सी इसमें कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड ये ऊपर जा रहा है और ये सी डी साइड नीचे जा रहा है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये जब रोटेट कर रहे हैं इसे, तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो करंट कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो करंट इधर जाएगा, मतलब ए से बी के तरफ जाएगा। तो ए से बी के तरफ करंट फ्लो हो रहा है और इधर में सी से डी के तरफ करंट फ्लो, तो इधर सी से डी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए बी, बी टू सी, सी टू डी। अगर दो ब्रांच का विचार करेंगे, हम कंसिडर करेंगे दो ब्रांच, तो ए टू बी एंड सी टू डी। इसलिए यहाँ लिखा है इन द डायरेक्शन ए टू बी, जो एरो दिखा है ए से बी के तरफ जाएगा एंड सी से डी। Thus the current flow in the direction A to B to C to D। तो ये जो कॉइल है, कॉइल में कौन से डायरेक्शन से करंट जाएगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी के डायरेक्शन। लेकिन ये कॉइल किसको अटैच है, रिंग को। रिंग किससे अटैच है, एक्सटर्नल सर्किट से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से जाएगा, कहां जाएगा, रिंग में, और रिंग से किधर जाएगा, ये एक्सटर्नल सर्किट में। तो करंट किधर से जा रहा है, B2 से होते हुए B1 के तरफ है। समझ में आ रहा है, इंटरनल सर्किट में मतलब कॉइल में ए से लेके बी, बी से सी और इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये कहां एंड हो रहा है, B2 के पास। फिर ये वाले सर्किट में आ जाएगा करंट, क्योंकि B2 इस रिंग को अटैच है, तो करंट रिंग में आएगा, रिंग से B2 में आएगा और B2 से गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां जाएगा, B1 में जाएगा। तो इस तरह से करंट होगा, इस डायरेक्शन से। समझ में आ रहा है, ये रोटेशन। अभी तो इसलिए हमने देखा, सो इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। सो ब्रश B2, उसको नाम दिया ब्रश 2, ठीक है। इधर का जो ब्रश है B2 नाम दिया, इधर के ब्रश को हमने B1 नाम दिया। तो इस ब्रश से B2 से होते हुए B1 के तरफ करंट जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी B2 टू B1, पहला हाफ रोटेशन। तो समझ में आ गया, जब कॉइल को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाला साइड जो ए बी साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये सी डी साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसकी वजह से जो करंट उसमें इंड्यूस होगा वो करंट की डायरेक्शन ए टू बी और सी टू डी होगा। इस तरह से कॉइल में ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में ये B2 से B1 की तरफ करंट जा रहा है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ B2 से B1 में करंट जा रहा है। अब ये हो जाएगा हाफ रोटेशन। अब ये कॉइल, ठीक है, ये रोटेट करते हुए इधर से अब इधर आ गए। अब क्या होगा, साइड चेंज हो गई, ये जो ए बी साइड थी वो किधर चलेगी, इधर, और सी डी साइड इधर आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशन। तो यहाँ साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग वाला है ये इधर अटैच हो जाएगा, यहां रहेगा, और ये शॉर्ट वाला वही, लेकिन यहाँ रिंग चेंज नहीं होती, ना एंड चेंज होगी, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा तब, अब इस तरह से हो जाएगा सेकंड पे, जब हाफ रोटेशन हो जाएगा इस तरह से होगा, क्योंकि इधर का जो सेकंड वाले रिंग को R2 को जो अटैच है एंड, वो R2 को ही अटैच रहेगा, लेकिन साइड शिफ्ट चेंज होगी, इधर आ जाएगा, ये वाले ब्रश की तरफ आ जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, और ये वाले ब्रश को जो इसी को अटैच रहेगा, लेकिन इस साइड में चला जाएगा आगे दिन में। तो जो ए बी एंड है ये था, ये सॉरी इधर बी एंड इधर आ जाएगा और इधर सी डी एंड, ये सी डी इधर था तो इधर आ गया और ए बी इधर था। तो लेकिन ए बी किससे अटैच है, R1 से ही है, और R1 किसको अटैच है, B1 को ही अटैच। तो रिंग चेंज नहीं हो रही, एंड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ इधर से इधर हो रहा है,
ठीक है, साइड चेंज हो रहा है। उसी तरह से ये जो लंबा एंड है, लॉन्ग वाली साइड, यानी CD का वाला जो एंड था किसको अटैच था, R2 को इधर था, तो इस साइड में आ गया। लेकिन इससे क्या होगा, देखो अभी भी करंट किधर फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। अब CD के ऊपर क्या जाएगा, अपवर्ड फोर्स, यानी अपवर्ड मोशन CD का हो रहा है और डाउनवर्ड मोशन AB का हो रहा है। तो फिर से अब ये चेंज हो गया, ये CD इधर आ गया, अब CD क्लॉकवाइज में ऊपर जाएगा, AB नीचे जाएगा और फिर से हाफ रोटेशन के साथ। तो अभी इस वक्त क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा, जब CD साइड ऊपर जाएगी तो फिर से करंट की डायरेक्शन यही होगी। अब करंट डायरेक्शन D to C होगा, C to B होगा, B to A होगा, ठीक है। आफ्टर हाफ, पहले हाफ रोटेशन में A to B, B to C और C to D था, और इसके वजह से B2 से लेके B1 में करंट आ रहा था। अभी क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो गई दूसरा हाफ रोटेशन में, तो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, ये वाले कॉइल में ऐसे ही रहेगा, लेकिन इधर क्या चेंज हो जाएगा, देखो अब ये कहाँ एंड हो रहा है, R1 में। अब करंट तो ऐसे ही जा रहा है, R1 में आ गया, लेकिन R1 से कहाँ आएगा, B1, और इधर चेंज हो जाएगा करंट। तो एक्सटर्नल सर्किट जो है यहाँ करंट चेंज हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि R1 में ही है, ये करंट R1 में आ गया, रिंग 1 में, और रिंग 1 किसको अटैच है, B1 को अटैच है। तो करंट किस में किधर फ्लो होगा, B1, B1 से होते हुए गैलोनोमीटर, और गैलोनोमीटर से होते हुए B2। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहला जो रोटेशन था हाफ रोटेशन, उस वक्त किधर थी करंट की डायरेक्शन, ये वाला ये इधर अटैच था, तो इधर से ऐसे जा रहा। और दूसरे हाफ रोटेशन में क्या हो गया, B1 से B2 की तरफ करंट जा रहा। मतलब हर हाफ रोटेशन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। आगे बढ़ने, तो इसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। एक हाफ रोटेशन मतलब इधर की साइड इधर जाने तक, इधर से इधर करंट फ्लो होगा, और फिर वो साइड और ओरिजिनल पोजीशन आने तक दूसरा होगा, ठीक है। तो पहला हाफ जो है, तो ये AB साइड है, ये इधर से हम रोटेट कर रहे हैं इसको, तो रोटेट होकर इधर आने तक करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, ठीक है। जब ये साइड इधर आ गई और इधर है, तो फिर से दूसरा हाफ मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टा। समझ में? अब ये कंटिन्यू घूमते रहेगा, ऐसे कंटिन्यू। हमने एक साइकिल देखा, ये हाफ रोटेशन फिर हाफ रोटेशन, यानी एक साइकिल पूरा एक रोटेशन होगा, ये भी अपनी जगह आ गया। तो एक रोटेशन में एक बार हाफ रोटेशन में इधर से करंट फ्लो होगा वन डायरेक्शन से, B2 टू B1, तो दूसरे हाफ रोटेशन में B1 टू B2 फ्लो, ऐसे कंटिन्यू रोटेशन होते जाएगा। तो कंटिन्यू क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में फिर रिवर्स, फिर सीधे डायरेक्शन में, फिर रिवर्स डायरेक्शन। तो कंटिन्यू इस तरह से करंट ये गैल्वेनोमीटर हमें दिखाते रहेंगे। अब ये हम कैसे पता चलेगा कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो डिफ्लेक्शन चेंज कर देता, ठीक है। पहले जीरो पे रहेगा जब करंट नहीं है, मान लो एक डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो मान लो राइट साइड में वो टर्न हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हमेशा एक बार इधर एक हाफ साइकिल में इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दूसरे हाफ में इधर, तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाते रहेगा कौन, गैल्वेनोमीटर। इससे पता चलता है कि यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे, अल्टरनेटिंग टाइप। तो समझ में आ गया, इस तरह से वर्किंग होता है, इस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है एसी जनरेटर से। तो समझ में आ गया, प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ एक रोटेशन, हाफ रोटेशन तक के हमने डिस्क्राइब किया है, इसके आगे हम पॉइंट लिख लेंगे, बच्चे हुए हाफ रोटेशन में किस तरह से करंट होगा। तो यहाँ तक लिख लो आप 3 पॉइंट्स, 4 और 3 पॉइंट हम आगे लिख लेंगे। तो यहां तक 3 पॉइंट जो है डिस्कस किए, लिख लो। फिर आधे हाफ रोटेशन के 4 पॉइंट से हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो आप वर्किंग का जो रिमेनिंग पोर्शन है 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट में हमने, तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने पहले कवर किया था कि हाफ रोटेशन तक क्या हो, ठीक है। तो पहला हाफ रोटेशन जब हुआ तो हमने देखा B2 से B1 के तरफ करंट फ्लो हुआ। अब सेकंड हाफ रोटेशन में, आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच AB टेक्स प्लेस, the branch CD takes place of branch CD and the branch CD takes the position of branch AB, ठीक है। तो हाफ रोटेशन इधर का इधर जब हो जाएगा साइड, तो CD जो है वो AB की जगह लेगी, एंड जो ब्रांच B है या AB है वो CD की जगह लेगी। तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा,
D2C, C2B एंड B2E। तो करंट की डायरेक्शन यही होगी क्योंकि अपवर्ड मोशन इस तरह से, इधर डाउनवर्ड है, तो प्रेमिक्स राइट हैंड रूल के हिसाब से D2C, C2B एंड B2A करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट द ब्रांच BA इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द ब्रश B1 एंड द ब्रांच DC इज इन द कांटेक्ट with it। लेकिन हमेशा ये ब्रांच चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये AB ब्रांच हमेशा R1 के कांटेक्ट में होगी, इधर भी होगी तो R1 के कांटेक्ट में होगी, और CD हमेशा R2 के कांटेक्ट में होगी, ठीक है। जिसकी वजह से पहले हाफ में ब्रश B2 से होते हुए करंट गया, तो दूसरे हाफ में करंट यहाँ, क्योंकि ये BA इधर आ गया, BA R1 की अटैच में और R1 को B1 अटैच है, इसलिए करंट कहां से फ्लो होगा? Hence in the external circuit current flows from B1 to B2। तो R1 से करंट होते हुए B1 से होते हुए B2 में जाए, ठीक है। दैट इज अपोजिट टू द प्रीवियस हाफ रोटेशन। तो प्रीवियस हाफ रोटेशन में जो डायरेक्शन थी इधर से इधर, उसके क्या हो गई? अपोजिट हो गई डायरेक्शन। दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, और हर हाफ रोटेशन में डायरेक्शन रिपीट होती रहेगी। एक हाफ रोटेशन में इधर से रहेगा B2 टू B1 और दूसरे में B1 टू B2 रहेगा। This repeats after every half rotation and alternating current is produced, and hence the alternating current produce होता है। This is what is called an AC generator। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? AC जनरेटर। इस तरह से आपको 5 पॉइंट्स में वर्किंग पूरा कंप्लीट करना है। डायग्राम आप कंस्ट्रक्शन में बना सकते हो। अगर आपको डायग्राम बनाने पूछा है वर्किंग में, तो आप डायग्राम आपके बुक में अच्छी तरह दिया है, वहां से आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से AC जनरेटर का वर्किंग है। तो अभी हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर क्या होता है और किस तरह से डीसी जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो देखो डीसी जनरेटर जिसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो एग्जैक्टली मोटर के जैसा है। जैसा हमने मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर का, उसी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या क्या होगा कंस्ट्रक्शन में? जो कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डीसी जनरेटर आर आर्मेचर कॉइल, तो उसी तरह से आर्मेचर कॉइल होगा रेक्टेंगुलर शेप में, तो एक लूप हमने यहां दिखाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया था उसी तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना, जैसे कि मोटर का कंस्ट्रक्शन था। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमें हमारा आर्मेचर कॉइल रखना है। स्प्लिट रिंग्स, अब देखो यहां एसी जनरेटर में हमने क्या यूज किया? स्लीप रिंग यूज किया, मतलब दो अलग अलग रिंग हमने यूज किया और फुल रिंग थी वो, और एक रिंग का अटैचमेंट एक ब्रश से था और दूसरे रिंग का अटैचमेंट दूसरे ब्रश से था, और जो कॉइल है उसका एक एंड एक R1 रिंग से था और दूसरा R2 रिंग से था। अब यहां क्या करना है हमें? डीसी जनरेटर में फिर से हमें स्प्लिट रिंग यूज किया, जैसा कि हमने मोटर में किया था सेम। तो मोटर में भी स्प्लिट रिंग थी, तो हार्स दे 2 हार्स, तो एक साइड से आधी रिंग कवर होगी, दूसरे साइड से आधी रिंग, और बीच में थोड़ी सी गैप रहेगी। तो 2 हार्स देना हमें, 2 हाफ रिंग्स हमें यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम एज अ मोटर में हमने किया था वैसे। तो क्या स्प्लिट रिंग, इसे इसलिए स्प्लिट रिंग बोलेंगे। एक जो रिंग है उसको 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया, 2 हाल्स में। तो हाफ पोर्शन इधर कवर रहेगा, हाफ पोर्शन इधर, बीच में थोड़ी गैप रहेगी दोनों रिंग के बीच में। तो स्प्लिट रिंग्स हो गया। देन ब्रशेस, एज इट इज कार्बन ब्रशेस हमें यूज करना है, और यहां गैल्वानोमीटर यूज करेंगे। मोटर के और डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में 1 एंड ओनली 1 डिफरेंस है यहां, ठीक है। तो हमने मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन में देखा, यहां हमें वहां इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना था, इसलिए वहां बैटरी का कनेक्शन दिया था। यहां हमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं ये चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गैल्वानोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ सारा डायग्राम सेम होगा, सिर्फ बैटरी के जगह गैल्वानोमीटर आ जाएगा, तो मोटर के जैसा इसका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, डीसी जनरेटर का। सो गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। तो गैल्वानोमीटर हम किस लिए यूज कर रहे हैं? करंट को डिटेक्ट करने के लिए। बाकी सारे कंपोनेंट जैसे हमने मोटर के लिए लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसी तरह से आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हमने प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस किया, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल। फिर हमारा आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल मतलब क्या होता है? तो वही रेक्टेंगुलर कॉइल में कॉपर के वायर का जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न से बनाते हुए, उसमें से एक लूप हमने यहाँ स्टडी के लिए दिखाया हुआ है। फिर एक्सेल और एक्सेल के ऊपर जो रिंग्स है, तो 2 हार्स हमें लिखना, स्प्लिट रिंग लेना। तो रिंग के 2 हार्स हमने लगा दिया, ये फिक्स रहेंगे एक्सेल के ऊपर, ठीक है। और आउटर जो अपर पार्ट रहेगा दोनों रिंग का वो कंडक्टिंग रहेगा, और जो इनर सरफेस रहेगा जो कि एक्सेल से अटैच है वो रेजिस्टिव कोटिंग रहेगी उसके ऊपर। सो एक रिंग को नाम दे देंगे हम R1, दूसरे रिंग को नाम दे देंगे, मतलब जो सेकंड हाफ है उसको, हाफ पोर्शन है उसको रिंग का R2 देंगे, और फर्स्ट हाफ इधर वाले हाफ पोर्शन को रिंग के R1 नाम दे देंगे।
दो ब्रशेस अटैच किए हुए हैं, तो फिर से ब्रशेस किस तरह से रहेंगे, B1 ब्रश R1 रिंग को अटैच है और B2 ब्रश R2 रिंग को अटैच है, ठीक है। और ये जो कॉइल है इसका एक एंड R1 रिंग को अटैच है और दूसरा एंड R2 रिंग को अटैच है। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। अब जनरेटर में हम क्या करते हैं, एक्सेल को घुमाते हैं, ठीक है। एक्सेल को घुमाएंगे तो एक्सेल रोटेट होगा तो कॉइल रोटेट होगा, और कॉइल रोटेट होगा तो क्या होगा, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा और उस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में हमें करंट होते हुए दिखाई देगा, जो कि गैल्वेनोमीटर हमें शो करेगा कि करंट जनरेट हो रहा है। तो देखो, व्हेन कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जैसे हमने एसी जनरेटर का वर्किंग देखा उसी तरह से यहां देखना है। अभी तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, कोई भी एक्सटर्नल मशीन से एक्सेल को रोटेट करेंगे, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में, तो एक्सेल रोटेट होगा तो कॉइल रोटेट होगा, क्योंकि एक्सेल को अटैच है रिंग और रिंग को अटैच है कॉइल का इधर का एंड और इधर का एंड, तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। अब ऐसे जब रोटेट होगा तो क्या होगा, ए बी ब्रांच अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और सी डी ब्रांच डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसको हम रोटेट ही वैसे कर रहे हैं। तो ये ब्रांच ऊपर आ जाएगी, ये ब्रांच नीचे आ जाएगी। फिर से इस तरह से हम इसको भी रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज ए बी ब्रांच, दिस इज सी डी ब्रांच, तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ए बी ब्रांच अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा और जो सी डी ब्रांच है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मोशन होगा। तो ये जो हाफ साइकिल जो होगा यहां से यहां आने का, ठीक है, हाफ रोटेशन जिसको बोलेंगे, तो हाफ रोटेशन के वक्त फोर्स मतलब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, तो फिर से करंट इंड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, मतलब बी से, जैसा एसी में देखा हमने वैसे एसी जनरेटर में देखा वही होगा। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, अगेन इस डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए हमने यहां लिखा when coil of DC generator rotates in the magnetic field in clockwise direction, the current is induced in the branches A, B and C, D in the direction A to B, B to C and C to D। तो इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, जो हमने ऑलरेडी देख चुके, ठीक है। तो इस तरह से एसी जनरेटर में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो यही डायरेक्शन से करंट हुआ। सिर्फ वहां क्या था, दो अलग अलग रिंग यूज करने से करंट की डायरेक्शन चेंज होती थी हर एक हाल में, ठीक है, हाफ रोटेशन में, हर हाफ रोटेशन में क्या होता था, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन यहां वैसा नहीं, क्योंकि हमने स्प्लिट रिंग यूज किया, तो यहां करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, देखो, अब इस तरह से ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी करंट आ गया। अब ये करंट कहां आएगा, R2 में। R2 किससे अटैच है, B2 से ब्रश है, और B2 से होते हुए करंट इस तरह से करंट को एक्सटर्नल सर्किट में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से यहां अगर ये अटैच है B2 और B2 के थ्रू गैल्वेनोमीटर से आएगा, तो B2 टू B1 ये डायरेक्शन हो जाएगी एक्सटर्नल सर्किट में करंट, कब, जब हाफ रोटेशन हुआ था। अभी नेक्स्ट इसमें आफ्टर हाफ रोटेशन द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन DCBA, ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद में। अब ये हो गया, AB इधर था, CD इधर था, तो हाफ रोटेशन में AB अपवर्ड में गया, CD डाउनवर्ड में गया, तो पूरा हाफ रोटेशन हो गया। अब CD इधर आ गया और AB इधर चला गया, तो क्या होगा, अब करंट, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये भी जो उधर का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब दोनों भी केस में, अब फर्स्ट हाफ रोटेशन में भी ऐसी करंट फ्लो हुआ। अब जो सेकंड रोटेशन होगा तो सेकंड हाफ में क्या हो जाएगा, फिर से अब यहां देखो, अब हाफ रोटेशन के बाद में सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी, यहां होगा D, C, B एंड A। तो हाफ रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से इधर की साइड इधर आ जाएगी, इधर की साइड इधर आ जाएगी। अब क्या होगा, फिर से ये अप में जाएगा CD और AB फिर से डाउन में जाएगा, तो फिर से रोटेशन होगा। अब फिर से करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में या मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इस आर्म के ऊपर, तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, तो DCBA। तो आफ्टर हाफ रोटेशन, तो हाफ, पहले हाफ रोटेशन में भी इसी डायरेक्शन से करंट था और सेकंड हाफ रोटेशन में भी क्या होगा, करंट इसी डायरेक्शन से जा रहा है। अब सिर्फ फर्क क्या हो गया, ये जो R1 इधर था ये इधर चला गया, इधर ये R1 हो जाएगा और इधर R2 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि रिंग भी रोटेट हो रही है, एक्सेल के साथ में रिंग भी रोटेट हो रही है। तो R1 रिंग हमने ऐसे रोटेट कर लिया, तो ये वाली रिंग और ये वाला जो एंड है AB ब्रांच वाला जो एंड है कॉइल का R1 के साथ अटैच है, तो R1 रिंग इधर आ गई B2 के कनेक्शन में,
और R2 रिंग B1 के कनेक्शन में आ गई। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट क्या होगा, वैसी की वैसी है, ये ब्रशेस फिक्स है, तो करंट B से ये होते हुए, ठीक है, यहाँ R1 में आएगा और R1 से होते हुए B2 से होते हुए B1 में जाएगा। समझ में आ रहा है कारण? तो सेकंड रोटेशन में भी, हाफ रोटेशन के बाद में, आफ्टर हाफ रोटेशन, फिर से जब रोटेशन होगा तब भी करंट क्या होगा, B2 से B1 इधर ही जा रहा है। मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। फर्स्ट हाफ रोटेशन में भी हमने देखा इधर R2 कॉइल थी, R2 रिंग थी, इधर R1 रिंग थी, तब भी करंट यही डायरेक्शन में हुआ। और सेकंड हाफ में भी जाएंगे तो इधर R1 और इधर R2 रहेगा, लेकिन ब्रशेस फिक्स है, तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन से, क्योंकि ये R1 के कांटेक्ट में, ये वाले इधर वाले रिंग के कांटेक्ट में B2 रहेगा, इधर वाली जो भी रिंग रहेगी उसके कांटेक्ट में B1 रहेगा। तो इस वजह से ये करंट जो हो रहा है वो एक्सटर्नल सर्किट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, भले रिंग उसको दूसरी, एक बार R1 अटैच होगी, एक बार R2 अटैच होगी, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन से फ्लो होते रहेगा यहाँ पर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो डीसी करंट मतलब वन डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट। तो इस तरह से डीसी जनरेटर में करंट फ्लो होता है या जनरेट होता है। तो इस तरह से रोटेशन होता रहेगा, तो हर हाफ ठीक है, तो जैसे जैसे साइकिल रोटेशन होता जाएगा, तो ये हाफ रोटेशन, तो डायरेक्शन वही रहेगी, फिर दूसरा हाफ रोटेशन होगा, फिर भी करंट की डायरेक्शन वही होगी, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कंटिन्यू ये घूमता रहेगा। और इस तरह से ये रोटेशन कंटिन्यू होता रहेगा और कंटिन्यू यहाँ हमें करंट फ्लो होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह से डीसी करंट जनरेट होता है और डीसी जनरेटर काम करता है। ठीक है, सो बोथ द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2। तो दो कॉइल के दोनों भी एंड, ठीक है, तो AB वाला एंड हमेशा R1 को कनेक्ट रहेगा, CD वाला एंड हमेशा R2 को कनेक्ट रहेगा। तो हमने लिख लिया है बोथ द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू टू स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2 respectively. Brushes B1 and B2 are contact with rings R1 and R2 respectively, and in external circuit brushes are connected to galvanometer. Because of this arrangement, the branch of the coil going upward is always in contact with the one brush and the, यहां से आपको इधर कंटिन्यू करना है, ठीक है, and the branch going downward is always in contact with other brush. तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ये रोटेशन होगा तो एक ब्रांच एक ब्रश के कांटेक्ट में आएगी, मतलब एक रिंग, और दूसरी ब्रांच दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। तो रोटेशन होते रहेगा, तो रिंग चेंज होती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। तो कभी ये R1 B1 के कांटेक्ट में आएगा, तो कभी R2 B2 के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में वो कंटिन्यू वन डायरेक्शन में ही फ्लो होते रहेगा। Hence the current flow in one direction in the external circuit. This is why this generator is called as DC generator, and hence the current flows in one direction only, and that's why this generator is known as DC generator. तो इस तरह से DC जनरेटर का वर्किंग है और इस तरह से DC जनरेटर काम करेगा। ठीक है, तो आपको लिख लेना है DC जनरेटर कंस्ट्रक्शन क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, उसमें डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके नीचे वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर लिखेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, जगह कम होने से मैंने ब्रांच यहां से आपको इधर ये एरो दिखाया, तो यहां से कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये यूनिट भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आज हमने पढ़ा एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो यहां देखो आपके बुक में डीसी जनरेटर का फिगर नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया और वर्किंग नहीं दिया। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो मोटर के जैसा ही है, इसलिए यहाँ पर अलग से फिगर नहीं दिया, क्योंकि जो फिगर है, जो डायग्राम है एग्जैक्टली, ठीक है, मोटर के कंस्ट्रक्शन के जैसा, सिर्फ एक फर्क है, यहाँ बैटरी के जगह हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। फिर आपको देखो यूज और ब्रेन पावर में वही क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर देन एक्सप्लेन एज टू हाउ द डीसी करंट इज ऑब्टेन। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये हो गया डीसी जनरेटर का डायग्राम और ये वर्किंग, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो 1 2 3 पॉइंट्स में आपको वर्किंग शो करना, दिखाना।